अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं PTI के 26 नवंबर के एहतजाज के बाद जारी महाजराई की। तो जनाब 26 नवंबर के PTI एहतजाज के बाद बानी PTI से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की गर्दिश करने वाली खबरें आज दम तोड़ गई हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी PTI की एहतजाज की कॉल के बाद आज बानी PTI से मुलाकात की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की है और कहा है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ बानी PTI को इसका इल्म ही नहीं था। बानी PTI ने कारकुनों पर तशद्दुद पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने की हिदायत के साथ साथ कारकुनों को खराज तहसीन भी पेश किया है। और बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की सेहत और जेल में ना होने से मुतालिक जो खबरें हैं वो बेबुनियाद करार दे दी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से कहा कि जो भी तफसीलात हैं वो आगे भी बताएंगे। उन्होंने गुफ्तगू की है, पहले हम वो दिखाते हैं। खान साहब के पास अखबार या टीवी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। इसके साथ ही खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो, जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, आपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। उसके साथ ही यही कह रहे अपने अवाम को, खासकर पंजाब के बारे में जो ये कहा गया कि पंजाब की क़ियादत नहीं आई, पंजाब के मिनी MPA नहीं आए। खान साहब यही कह रहे हैं कि मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और 26 नवंबर PTI एहतजाज से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन में से बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की है, ये कहना है DPO अटक डॉक्टर गयास का। DPO अटक का मजीद कहना है कि 24 नवंबर को PTI मुजाहिरीन में 8% अस्करी विंग से थे और मुजाहिरीन ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत जलाओ घिराव किया। मुजाहिरीन के पास बाकायदा केमिकल वाला असलहा मौजूद था। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल ने मजीद क्या कहा वो भी देख लेते हैं। 100 प्रोफेशनल हैं कि इनकी ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो थ्राइस द स्पीड ऑफ आवर लीड कमांडोज है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है इनको, और ये सब यही अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स और हैविली आर्म्ड है जिनको इस काम के लिए फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हमने उसको क्रॉस कर लिया। इसका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज देखें आप कि ये आम बंदा ये काम कर सकता है जिसके पास ये गैजेट्स हों। इनके पास जो टीयर गैस शेल्स हैं, ये शेल मुजाहिरीन के पास थे, ये ब्राज़ील की इम्पोर्ट है और ये 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज़्यादा है हमारे शेल से। हमारे पास 700 के करीब इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, जिनमें के 89 जो हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगी कि वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो नेबरिंग कंट्री है या कौन सी है, उनके और कौन से हैंडलर्स हैं, उनके कौन से अबैटर्स हैं उनके साथ। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा सर, जैसे कि कहा जा रहा है बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ बानी PTI को उसका इल्म ही नहीं था, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि बानी PTI की जानिब से हिदायत पर ही ये सब कुछ किया गया, या बुशरा बीबी ने खुद से ये अपनी जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़्यादा है? जी शुक्रिया। देखिए, बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी जो कि PTI के वकला हैं, उनकी आज ये 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी, उसके बाद जो कुछ हुआ, ये आज उनकी 24 नवंबर के बाद ये पहली मुलाकात थी। और इस मुलाकात में एक अहम बात यह है कि आज मीडिया को अमूमन ये होता है कि जब किसी केस की समाअत होती है, वहाँ पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत थी, तो उसमें मीडिया को भी, मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो भी उसकी कवरेज के लिए जाते हैं, लेकिन आज मीडिया के नुमाइंदे वहाँ मौजूद नहीं थे। और इसके बाद जो मुलाकात के अंदर, यानी बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी के साथ मुलाकात में जो कुछ भी बात हुई है, वो हमें फैसल चौधरी और बैरिस्टर गौहर की जानिब से ही मीडिया तक पहुँची है। और उनके मुताबिक ये कहना है उनका कि जो बानी PTI थे वो तो बिल्कुल बेखबर थे, उन्हें पता ही नहीं कि ये 26 को क्या हुआ है, जब ये दोनों तरफ से ये तसादम की कैफियत हुई है और किन हालात में जो इल्ज़ामात लगे हैं, शहादतें हुई हैं, ज़ख्मी हुए हैं, शेलिंग हुई है। तो वो कहते हैं कि इसका बानी PTI को कुछ इल्म नहीं था, और जब इन्होंने उनको ब्रीफ किया सारी सूरत हाल से, तो उसके ऊपर बानी PTI ने जो शहादतें हैं
उसके ऊपर, और जो ज़ख्मी हुए हैं और जो ब्रूटल यूज़ ऑफ फोर्स जो है उसके ऊपर उन्होंने मजम्मत की है कि ये इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और अगर पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ, पीटीआई की क़यादत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुआ है तो उनका ये कहना है कि इसके लिए बेहतरीन एहतजाज का फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, और इसके लिए पीटीआई को चाहिए कि वो सेनेट इजलास और कौमी असम्बली के इजलास के लिए रिक्वेजिशन दे, और ये दोनों इजलास कॉल किए जाएं और वहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी इनके ऊपर बात की जाए। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, देखा जाए तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बानी पीटीआई ने ये तमाम जो रुदाद है यानी 24 नवंबर के बाद से अब तक की, ये सुनने के बाद उनका ये ख्याल है कि जो एहतजाज है वो सड़कों पर नहीं बल्कि वहाँ पर अब ऐवान में होना चाहिए, जो कि एक कॉम्पिटेंट फोरम है जहाँ पर अपोजिशन जो है वो इजहार ख्याल करती है और जहाँ पर फैसला साज जो हैं वो मौजूद होते हैं और जहाँ पर अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो दोनों तरफ के वो इकट्ठे होते हैं। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है। और इसमें एक और उनकी स्टेटमेंट से तो लगता है कि बानी पीटीआई मुतहम्मिल नहीं थे एहतजाज के, तो फिर ये एहतजाज करने का एजेंडा किसका था? देखिए एक चीज और उससे पहले एक चीज और जहन में रखिए कि आज बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी ने जो बाहर आकर बात की है, कहते हैं कि हमने उन्हें बताया है कि यहाँ पर इससे पहले आपने देखा कि बहुत सी यहाँ पर र्यूमर्स थी और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं और इस तरीके के बगैर शवाहिद के जो है वो बातें जो है वो की जा रही थी। खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये एक प्रोपेगेंडा जो था वो किया जा रहा था कि बहुत बड़ी हलाकत, लेकिन कहीं से भी शवाहिद नहीं मिल रहे थे। तो आज इसमें जब उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर जब गुफ्तगू की तो उन्होंने खुद ये बताया है कि हमने बानी पीटीआई को ये बताया है कि इस सारे सानहे में 7 यानी 12 शहादतें हुई हैं और उनका ये कहना है कि इसमें वो भी शामिल हैं जो 2 पुलिस वाले हैं और 3 रेंजर्स हैं, यानी 5 अगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी शहादतें हैं, तो बाकी 7 शहादतों की उन्होंने वहां पर बात की है अपने कारकुनों की। तो इससे वो जो एक पूरा एक जो प्रोपेगेंडा था कि जी बड़ी तादाद में मसैकर हुआ है और बड़ी हलाकतें हुई हैं और लाशें छुपा ली गई और जो है वो शवाहिद जो हैं उनको मिटा दिया गया, तो कतई तौर पर ये खुद ही डिस्पेल हो गया। और आज उन्होंने यानी कि अपने जो बानी पीटीआई को ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि जी टोटल 7 लोग हैं जो कि उनके पार्टी से मुतालिक जिनको मंसूब किया जा रहा है उनकी तादाद 7 से ज्यादा नहीं है। अच्छा कामरान साहब, एक और मामला है, ये मामला तो क्लियर हो गया, ये तो अब जो फेक न्यूज़ थी प्रोपेगेंडा वो तो अब खुल के सामने आ चुका हुआ है। दूसरा मामला है जो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई को 26 नवंबर वाले मामले का पता ही नहीं था और 24 नवंबर वाले के उसके बाद के मामले का भी नहीं पता था। आपको याद है कि 9 मई के जो वाकयात हुए थे उसके बाद भी वो यही कहते थे कि मुझे तो पता ही नहीं था। फिर दूसरा ये भी हुआ था इस्लामाबाद में जब वो एहतजाज के लिए निकले थे एक दफ़ा, तो उस वक्त अदालत ने कहा था कि आपने इस पॉइंट से आगे नहीं आना, वो इस पॉइंट से भी आगे थे तो तौहीन अदालत लग सकती थी। उस वक्त भी कहा गया कि हमें कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो ये पीटीआई एक पूरी एक बाकायदा तौर पे आपको लगता है मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है, ये वाकई कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से ऐसे हादसा हो जाते हैं? नहीं, देखिए इसमें है कम्युनिकेशन गैप भी होगा और इसमें जो है वो जाहिर है बानी पीटीआई जो है वो 9 मई का जब वाकया हुआ उस वक्त भी वो हिरासत में थे और इस वक्त भी वो जेल में हैं। तो ये तो वो कह सकते हैं कि जी मुझे उस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पा रही थी। और न सिर्फ ये कि ये 2 तरफा कम्युनिकेशन होती तो तब कहीं जाके मामलात शायद सुधरे हुए नजर आते। उसकी वजह यह है कि अगर उनको कोई अखबार की सहूलत, जैसा कि हमें तो ये मालूम बताया गया है कि उनको अखबार की और इसकी सहूलत जो है वो मौजूद है मीडिया की, लेकिन अभी बैरिस्टर गौहर ने आज अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनके पास अखबार और टीवी की सहूलत मौजूद नहीं है। ये उन्होंने एक बात बताई कि जी उनको मुझे इस वजह से वो बिल्कुल जो है ना वो ब्लैकआउट था उनके पास खबरों के हवाले से, तो उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उसमें यह है कि अगर उनको खबरों का नहीं पता चल रहा था तो शायद वहाँ से जो हदायत आनी थी इस दौरान चूंकि मुलाकातें भी नहीं हुई थी, लेकिन ये बात जहन में रहनी चाहिए कि रियासत की इमा पर ही 2 बार बैरिस्टर गौहर ने 24 नवंबर के बाद और इस सारी जो एहतजाज हो रहा था इस दौरान 2 मुलाकातें की हैं उन्होंने। एक बार बैरिस्टर सैफ उनके साथ थे और दूसरी बार बैरिस्टर गौहर गए थे। तो इन दोनों मुलाकातों के लिए खुसूसी तौर पर जो है ये मुलाकातें करवाई गई थी। तो बैरिस्टर गौहर उसका नहीं बता रहे कि उन 2 मुलाकातों में तो उन्हें यकीनन बताया होगा कि जी बाहर ये हो रहा है, ये स्ट्रेटेजी चल रही है, हम इस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और हमारे ऊपर ये हो रहा है। तो ये बात कहना गलत है कि उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ था उस दौरान। 2 बार
राब्ता भी हुआ था और 2 दफा आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि राब्ता भी हुआ था, लेकिन मसला यही है ना कि जब कुछ हालात खराब हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि बानी चेयरमैन के ऑर्डर्स थे कि डी चौक जाना है, जब हालात नहीं संभल पा रहे होते तो कहते हैं बुशरा बीबी है, फिर कुछ ऐसा मसला हो जाए तो अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आता है, लाइन में का इजहार किया जाता है कि हमें तो पता ही नहीं था और इस हवाले का आइडिया भी नहीं। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि 26 नवंबर को जो भी हुआ उससे लाइल मेहबानी पीटीआई। खैर इस हवाले से तो बातें आगे मजीद सामने आएंगी। आगे बढ़ते हैं, एक और जी मामला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, एक रोजा क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। बिल्कुल जी, मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है और आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट हर 2 साल बाद खेला जाता है और इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की मेजबानी में पाकिस्तान में खेला जाना है। मगर भारत के पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने भी आइंदा भारत में जाकर क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया और बराबरी की बुनियाद पर, यानी कि बराबरी की बुनियाद पर, मसावात की बुनियाद पर भारत के साथ क्रिकेट खेलने के लिए आईसीसी को जवाब से अपना आगाह भी कर दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नया फार्मूला भी शेयर कर दिया है, जिसके मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो आइंदा नए फार्मूले के तहत भारत में होने वाले आईसीसी के इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेलेगा। नए फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे और पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर भारत के साथ खेलना चाहता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के हवाले से मीटिंग आज किसी भी वक्त होने का इम्कान है, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की हम बात करें और नए फार्मूले को हाइब्रिड की बजाय कोई नया नाम दिए जाने का इम्कान है। बात कर लेते हैं, इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इरफान, हम पिछले 1-2 हफ्तों से आपसे यही पूछते आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी क्यों नहीं हो रहा। कहा जाता है कि 24 घंटे, कुछ 48, कुछ 36 घंटे। तो क्या आज ये फैसला हो सकता है, ये मामला आज तय हो जाएंगे आपके ख्याल में? जी बिल्कुल इमरान, हम इस पे काफी देर से बात कर रहे हैं, 2 वीक तो ऑलमोस्ट हो गए इसको डिस्कशन को, क्योंकि स्केड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा तो ब्रॉडकास्टर का प्रेशर है। तमाम जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि डिले की रीजन क्या है। रीजन हम सब जानते हैं। मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि डेडलॉक समहाउ भी बरकरार है। पीसीबी का पहले स्टांस ये था कि हम किसी भी सूरत में हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। अब ये जो स्टांस के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी फिर पीसीबी ने शो किया, बीसीसीआई की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि पीसीबी ने एक जो कंडीशन अटैच की गई, ये मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि आपने कहीं ना कहीं तो मूव करना है, भारत तो किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आएगा, ये तो एक रिटर्न चीज थी। और ये पीसीबी जो कह रहा था, मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे थे कि हम किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो नेम चेंज करने से तो हाइब्रिड मॉडल चेंज नहीं होगा, ये हाइब्रिड मॉडल ही है। पहले तो ये समझने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि इसको अभी कहा जा रहा है कि 3 साल का फॉर्मुलेट किया जा रहा है कि 3 साल पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होगा वो हाइब्रिड मॉडल होगा और पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस वो दुबई में या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। अब पॉइंट ये है कि पहले पाकिस्तान ने जब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था 2023 में, तब भी पाकिस्तान को वर्बल ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप वर्ल्ड कप खेलने आए, भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा, और वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से भारत अगेन मुकर गया। अब जब पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि आप इसको रिटर्न लेके आए, तो रिटर्न लाने में भारत का मेरी सोर्सेज के मुताबिक प्रॉब्लम कर रहा है। भारत कह रहा है जी वर्बल बात हो जाए, ठीक है हम आएंगे। सब जानते हैं कि वर्बल तो इन्होंने 2016 में भी कमाल से कमिटमेंट ली, जब पाकिस्तान 2016 में इनके कंट्री में वर्ल्ड कप खेल के आया, अभी 2023 में खेल के आया, इन्होंने हमारे साथ एमओयू साइन किया था कि दोनों कंट्रीज के अंदर बायलैटरल सीरीज होंगी, उससे भी ये डिनाइल कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन बचती नहीं है। क्योंकि आपने क्रिकेट ने कहा कि जी हाइब्रिड की जगह आप नए फार्मूले पे गौर कर रहे हैं और ये ऐसा फार्मूला होगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और मुस्तकबिल में मिसाल भी होगा। तो ये फार्मूला क्या हो सकता है और कितना इम्पोर्टेंट और अहम है ये फार्मूला? जैसे मैं कह रहा था कि ये फार्मूला शायद अगर आपको याद हो, मैं बड़े अरसे से कह रहा है कि यही ही एक पॉसिबिलिटी है। आप कह रहे हैं कि हमने किसी जगह पे जाना नहीं है। मेरा ख्याल है कि पीसीबी ने भी बड़ा स्टांस ऐसा हार्ड लिया जिससे वो पीछे नहीं हटेंगे, हटना पड़ा पाकिस्तान को। भारत तो अपनी जगह पे फिलहाल देखा जाए तो जो वो कह रहा था वो कर रहा है। वो कंपेल कर रहा था कि पाकिस्तान अपने मैचेस छोड़ के, इवन अगर ये इस मॉडल को आप एक्सेप्ट करते हो, नाम जो मर्जी ले दिया जाए, हाइब्रिड की जगह फ्यूजन मॉडल दे दिया जाए, XYZ दे दिया जाए, पॉइंट ये है कि आप तो अपने कंट्री से, आपका होम इवेंट है, आप इसके तमाम राइट्स रखते हैं, आपने इसको होस्ट करना है और पाकिस्तान जाके यूएई में खेल रहा है। अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान उनको कंपेल करवा रहा है कि वो भी अपने वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप होना है इस साल वुमेन का, उससे नेक्स्ट ईयर आपका उनका T20 मेन वर्ल्ड कप होना है, उसमें पाकिस्तान ने ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करना है। तो उसमें इंडिया ने किसी और कंट्री में आके न्यूट्रल वेन्यू, क्योंकि
श्रीलंका भी को होस्ट है, वो भी हो सकता है, और यहाँ यूएई की ऑप्शन को अवेल कर सकता है। तो पाकिस्तान इसको रिटर्न पे लेके आना चाह रहा है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो रिसेंट अपडेट है, इस बात पे भी डेडलॉक चल रहा है और आईसीसी ने कोशिश कर रहा है कि आज या कल तक ये किसी तरह ये मैटर सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता तो जो तरह हमने लास्ट शो में बात की थी कि अब इसके नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि बोर्ड मीटिंग, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अगर ये 2 दिन में ये मसला हल नहीं होता तो फिर बोर्ड मीटिंग पे जाएंगे और ये सिंपल एजेंडा रखा जाएगा भारत के आगे, क्योंकि ज्यादा पाकिस्तान ने फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दी है। भारत अभी भी रिजिड है और उस पर फिर सिंपल बात होगी कि अगर भारत नहीं मानता, जिस तरह अभी रिसेंट अभी की कुछ लम्हे पहले ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने भी डिसाइड कर लिया कि भारत से जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी उनसे ले ली गई है, छीन ली गई है होस्टिंग। तो ये मेरा ख्याल है कि ये किसी भी इदारे की अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए, उनकी अथॉरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस पे इस तरह के मैयर ले, अदरवाइज तो ये एक मजाक बन जाएगा और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है आईसीसी की, उसको सारी दुनिया मजाक उड़ाएगी। तो ये मेरा ख्याल है भारत के पास अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है। पाकिस्तान ने फिर बड़ेपन का सबूत दिया है। ये बताइए, ये जो आप बोर्ड मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि बोर्ड मीटिंग तक ये मामला जाएगा और क्या फिर वोटिंग हो सकेगी या उससे पहले ही जो है भारत इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को देखते हुए कोई फैसला हो जाएगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान? देखिए इमरान, ये तो सारी स्पेकुलेशन है। मेरा ख्याल है भारत मान जाएगा पहले, क्योंकि बोर्ड मीटिंग पे अगर जाता है तो फिर भारत को कुछ इम्प्लीकेशन का सामना भी हो सकता है। जिस तरह मैं अक्सर बताता हूँ कि 2016 में पाकिस्तान को कहा गया, 2023 के वर्ल्ड कप में बोला गया कि अगर आप नहीं आएंगे आपको रेवेन्यू शेयर नहीं मिलेगा, आपके रेटिंग पॉइंट गिर जाएंगे, आपको बायलैटरल सीरीज नहीं मिलेगी, आपकी रैंकिंग ड्रॉप कर दी जाएगी। ये सारी इम्प्लीकेशन के हवाले से, पेनल्टीज के हवाले से आईसीसी ने कहता रहा। और अगर ये मैटर बोर्ड मीटिंग पे चला जाता है और किसी रीजन से पाकिस्तान को सक्सेस उधर हो जाती है बोर्ड मीटिंग में जाके, तो भारत जितना मर्जी रेवेन्यू देता है आईसीसी को, जितना मर्जी 80% जो शेयर लेता है उनको, और सबसे ज्यादा यानी कि भारत के पास अब कोई ऑप्शन रह नहीं गई, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरीके से अपना स्टांस रखा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस, उस हवाले से फैसला होना ही होना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इरफान से, आपने हमें आगाह किया। प्रोग्राम में वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे जी मुल्क की मईशत की। तो पाकिस्तानी तारीख में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,03,274 पॉइंट सतह पर पहुंच गया है और आज 100 इंडेक्स में 1,917 पॉइंट से जायद का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है, जो कारोबार के आखिरी रोज 1,01,051 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर किया था। ठीक है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इरशाद संजरानी ने, और दीगर मौशी माहिरीन से भी हम बात करेंगे। इरशाद, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम डेली बेसिस पर हमें बड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और 1 लाख का फिगर भी जो नफसियाती हद जो है इसको उबूर कर चुकी है। क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और इस हवाले से मौशी माहिरीन क्या कहते हैं, कितना ये स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक इंडिकेटर है? बिल्कुल इमरान, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त किस्म से परफॉर्म कर रही है। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई हफ्तों से जो है इसकी रैली जारी है और ये रैली मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जारी रहेगी। और आज भी हम देख रहे थे कि 1,917 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कारोबार के इख्तिताम पर स्टॉक एक्सचेंज जो है बुलंद तरीन सतह 1,03,274 पॉइंट्स पर बंद हुई है और मार्केट में जो है 69 करोड़ शेयर्स का जो है उसमें कारोबार हुआ है और इसके कारोबार में जो है मजमूई जो हजम है वो 33 अरब रुपए से जायद का रहा है और ये बहुत अच्छा और खुशाइंद इक़दाम है। ज़ाहिर है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बैरोमीटर होती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का, और इसकी वजह ये कि जो आज जो है नंबर्स आए हैं महंगाई के, वो बहुत 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। 4.9 जो कि एडवाइज़र है फाइनेंस मिनिस्ट्री के खुरम शहजाद, उन्होंने खुद जारी किए हैं और ये एक अच्छा और नेक शगुन जो है साबित हो रहा है, क्योंकि एक मार्केट में रूम भी नजर आए और आइंदा आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि जैसे 2.5% पहले जो है मॉनेटरी पॉलिसी में कमी थी, मजीद भी कमी होने का इम्कान है और एक शरह सूद कम होगी तो जाहिर है जो कर्जे ज़्यादा लिए जाएंगे जो निजी सेक्टर है उससे, और फिर नई इंडस्ट्रीज लगेंगी तो जाहिर है नई इंडस्ट्रीज लगेंगी। साथ ही रहेगा माहिर मईशत आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, कहिएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा मुआशी एतबार से हम दुरुस्त समत पर गामजन हो गए हैं। कैसी पॉलिसीज आप देख रहे हैं और मजीद क्या क्या पॉलिसीज रिक्वायर्ड हैं कि मजीद बेहतरी हो सके मईशत में? देखिए, इस वक्त जो मुआशी आशारिये जिनकी बात हो रही है वो आपके जो करंट अकाउंट है
कि आपको डॉलर कितने चाहिए, कितने बाहर जाने हैं, वो आपकी इन्फ्लेशन है, वो आपका इंटरेस्ट रेट है। ये वाले वो मुआशी इशारे हैं जो कि एक IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए बेहतर हो रहे हैं, और यही एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी है जो कि हमें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। जाहिर है कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना चाह रहा है। केयर टेकर सेटअप के बाद अगला प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर रहा होगा। तो अगर इस प्रोग्राम को मुकम्मल करना और इसको डामाडोल नहीं होने देना, तो फिर उन तमाम पॉलिसीज पे अमल पैरा होते रहना पड़ेगा अगले 3 साल तक, जो कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान नेगोशिएट हो चुकी हैं। उनकी वजह से ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो मुस्बत नजर आ रहे हैं, और इसी तसलसल की वजह से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं उनको लग रहा है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए इन पॉलिसीज पे गामजन रहेगा, और इन पॉलिसीज पे गामजन रहने की वजह से ये एक जो कंसिस्टेंसी है और तसलसल है वो जारी रहेगा। आबिद साहब, ये पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं जैसे कि मार्केट जो है बहुत ऊपर जा रही है, तो एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट के तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सामने आई है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो बहुत राइज आया है इसमें, ये कॉस्मेटिक है, ये एक बबल बना हुआ है, किसी वक्त भी बबल फट सकता है। आप इस राय से मुत्तफिक हैं? किसी भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की परफॉर्मेंस में 3 चीज़ें होती हैं। एक जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और पॉलिसी का तसलसल, दूसरा इंटरेस्ट रेट। अगर स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो स्टॉक मार्केट में लोगों की दिलचस्पी कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। और तीसरा, रीजन की जो बाकी मार्केट्स हैं उसके मुकाबले में परफॉर्मेंस। और खुशकिस्मती से इस वक्त वो तीनों चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के हक में जा रही हैं, और जिसकी वजह से कि हमें स्टॉक मार्केट में एक रिकॉर्ड जो एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है, एक तेज़ी नज़र आ रही है। और अगर ये कॉस्मेटिक हो तो ये फिर इसमें डिप ना आए। आपने देखा कि जब कभी सियासी अदम इस्तेहकाम होता है या कोई और इशू बनता है क्रिटिकल, तो स्टॉक मार्केट जो है वो उतनी तेजी से नीचे भी आती है। तो ये अगर हालात मुवाफिक रहेंगे तो स्टॉक मार्केट बेहतरी की तरफ परफॉर्म कर रही होगी। अगर खुदा न खास्ता हालात नामुवाफिक होते हैं तो इसमें कमी भी आती है, और यही वजह है कि इस कमी की वजह से आप इसको कॉस्मेटिक नहीं कह सकते। अगर कॉस्मेटिक हो तो फिर तो कमी वाले दिनों में भी इसमें इसी तरीके से तेजी आती रहे। ठीक है, यहाँ नुक्ता असर आपने उठाया। लेकिन इरशाद, अभी हम देख रहे हैं कि आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और मार्केट जो है फिर वो ऊपर जा रही है। जो माहिरीन से अगर आपकी बात हुई हो, क्या प्रेडिक्ट करते हैं इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल देखते हुए इन्वेस्टर का कितना एतमाद है पाकिस्तान की इस मामले पर, मईशत के इस इंडिकेटर पर? देखिए, बिल्कुल आबिद सुलेरी साहब ने बिल्कुल बात सही की है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, और इसी को देखकर ज़ाहिर है एक पॉलिसीज़ का तसलसल है। जैसे कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की कोशिश की गई, तो फिर हुकूमत ने अपनी रेट कायम की थी और हुकूमत ने बता दिया कि हुकूमत की रेट है। उसके बाद हमने अगले दिन देखा था कि वो रैली थी, और फिर इसकी रैली अभी भी कायम है, और स्टॉक एक्सचेंज जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है अब वो ट्रेड कर रही है। और इसी तरह महंगाई में भी कमी हो रही है। ज़ाहिर है एक ठहराव आएगा, और एक जो है सरमायाकारों को भी एक अच्छी एक जो पुरकशिश मार्केट नज़र आएगी, तो वहाँ पे सरमायाकारी करते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी ज़बरदस्त किस्म की हम तेज़ी देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो डॉलर जो है उस पर भी उसकी जो निर्ख है उसमें भी कमी हो रही है, और रुपए में बेहतरी आ रही है। आज अगर हम इंटरबैंक की डॉलर की बात करें, वो 28 पैसे कमी से जो है 277 रुपये 77 पैसे की सतह पर जो ट्रेड हुआ है, यानी कि कुछ दिनों में डॉलर जो के मुकाबले रुपए में भी कमी आई है। तो ये एक पॉलिसीज़ का तसलसल होता है जिसको लेकर स्टॉक मार्केट हो या किसी भी मार्केट में जो सरमायाकार जो है जो अपनी सरमायाकारी करते हैं। सही मुआशी असर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया इशरात संजानी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आबिद क़य्यूम सुलेरी, माहिर मईशत, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यकीनन पाकिस्तान जो है अब मईशत के अतबार से दुरुस्त समत पर गामजन है, जैसे कि शहबाज शरीफ ने भी कहा, और आगे भी हम इसके दूरअंदेश फ़ायदे भी देख रहे हैं। सरमायाकारी भी बहाल हो रही है, मौक़े भी बढ़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। आगे बढ़ते हैं जी, एक और मामला है। 1 साल से भी ज़ायद अरसे से खैबर पख्तूनख्वा की 32 सरकारी जामियात में से 25 मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम है, जिस वजह से इन यूनिवर्सिटीज़ को गुज़श्ता 1.5 माली साल से जो है वो मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामी अमला और असातिज़ा आए रोज़ सड़कों पर एहतजाज करते नज़र आते हैं।
निगरान दौरे हुकूमत में इन जामियात के लिए वाइस चांसलर्स की तकर्री का इश्तिहार दिया गया। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद सर्च कमेटी ने वाइस चांसलर्स के नाम तजवीज़ करके उनकी तकर्री आने वाली मुंतखब हुकूमत के ज़िम्मे छोड़ी थी। ताहम PTI हुकूमत ने आने के बाद निगरान दौरे हुकूमत की सर्च कमेटी की सिफारिशात को मुस्तरद करके नई सर्च कमेटी को असर नौ वाइस चांसलर्स के लिए सिफारिशात तैयार करने का फैसला किया। लेकिन निगरान दौर में सर्च कमेटी के शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों ने अदालत से रुजू कर लिया। बिल्कुल, और बड़ी हैरानकुन बात है 32 सरकारी जामिया में से 25 के वाइस चांसलर्स नहीं लगे। सारा काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज़ हैं ये देखना होगा। तालीम के हवाले से कुछ इकदाम किए जाने चाहिए और वो लोग जो कि इन यहाँ पर पढ़ते हैं एक हेडलेस यूनिवर्सिटी के तौर पर वो चल रही है, तो इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार किया, अब आपको वो दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तालीमी इमरजेंसी के दावे दरे रह गए। सूबे की 25 जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती न होने की वजह से न सिर्फ माली और इंतजामी मुश्किलात हैं बल्कि तलबा सर्टिफिकेट्स, रजिस्ट्रेशन और आला तालीम के हुसूल के लिए भी परेशान हैं। यूनिवर्सिटी बगैर वाइस चांसलर के चल नहीं सकती। वाइस चांसलर सरबराह होता है और प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है जो तमाम मामलात स्टूडेंट्स के देखते हैं। स्टूडेंट्स के डिग्रियां और उसके सर्टिफिकेट्स उस पर साइन भी आखिरी जो है वो वाइस चांसलर की होती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबाई हुकूमत को वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए बार बार खतूत लिखने के सवाल पर सूबाई वजीर हायर एजुकेशन मीना खान अफरीदी का कहना था कि VCs की तैनाती का मामला हाई कोर्ट में है। जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रेगुलर वाइस चांसलर्स नहीं है उनका हम ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट कर चुके हैं। 25 जुलाई को इसका एडवर्टीजमेंट आ चुका है, लेकिन उसके बाद ये कोर्ट के अंदर ये केस गया और अभी वो केस कोर्ट के अंदर है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को एकेडमिक सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बरवक्त इक़दामात न होने से सूबे के 25 यूनिवर्सिटियों के लाखों तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। कैमरामैन हामिद शहजाद के साथ काशिफ कुकी खेल, सोनो न्यूज़, पेशावर। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी जी। एहतजाज भी हो रहे हैं, इश्तिहारात भी दिए जा रहे हैं, सिफारिशात भी पेश की जा रही हैं, लेकिन सूरत हाल जो की तो है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर हुसैन, ब्यूरो चीफ पेशावर। यासिर, कहिएगा, हम देख रहे हैं साजा हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इश्तिहार भी दिए गए, फिर सिफारिशात भी दी गई, अदालत तक मामला गया, फिर भी जामियात जो है वाइस चांसलर से महरूम है। क्या वजह है, क्या मामला है? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह जो सामने दिखाई दे रही है वो यही है कि हुकूमत की जो अदम तवज्जी है उसकी वजह से ये मामला जो है खटाई में है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मामला 2022 से चला आ रहा है, जिस वक्त उस वक्त की हुकूमत ने जब रिजाइन किया और केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उसके बाद जो है ASC यानी एकेडमिक एंड सर्च कमेटी का कयाम अमल में आया और उसके बाद जो वो मेंबरान थे उन्होंने वाइस चांसलर की तैनाती के लिए स्क्रूटनी का अमल स्टार्ट किया। लेकिन वो जो ASC के जो मेंबरान थे उन्हीं के आपस में जो चक्करिश थी उसकी वजह से ये मामला जो है खटाई में पड़ा। लेकिन इसके बाद जो है इलेक्शन का मामला सामने आया। इलेक्शन जब हुए तो उसके बाद जो है VCs की जो तैनाती थी इसका मामला जो था हाई कोर्ट तक चला गया। ये हाई कोर्ट तक मामला जो है इन्हीं मेंबरान में से गया और इन मेंबरान में से 3 ऐसे मेंबरान थे जिन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट को बताया कि कवायद ज़ाबित से हट कर जो है वाइस चांसलर की तैनाती का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है, इसको रोका जाए। जिसके बाद जो है पेशावर हाई कोर्ट ने इस मामले को बखूबी देखा और 3 माह पहले जो है बाकायदा एक बार फिर यानी 22 अगस्त को एक हुक्मनामा जारी किया कि फौरी तौर पर जो है वाइस चांसलर की तैनाती की जाए। देखें, अभी इस वक्त जो है 34 यूनिवर्सिटीज में से 25 की जो है वाइस चांसलर नहीं है और इनकी वजह से जो है ये जो फाइनेंशियली मामला हैं वो भी शदीद जो है कटाई का शिकार है और साथ साथ जो दीगर मामला हैं अकाउंटेबिलिटी के भी और जो स्टूडेंट्स की जो डिग्रीज का मसला है वो भी चला आ रहा है, लेकिन इसको अभी तक सूबाई हुकूमत ने जुक्की से नहीं ले रही। अब देखें, वज़ीर आला भी इस वक्त जो है यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं और गवर्नर जो है इनके चेयरमैन है इस कमेटी के, लेकिन गवर्नर और वज़ीर आला की जानिब से जो आपस के मामला हैं जो सियासी हैं वो सियासी मामला जो है आज इस यूनिवर्सिटीज की जो वाइस चांसलर की तैनाती है उस वजह से रोक रखी है। बिल्कुल, तालीमी इदारे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। कोई भी इदारा ऐसा नहीं होगा जो कि सरबराह के बगैर चल रहा होगा।
कोई भी ऐसा सूबा नहीं होगा जो कि वज़ीर आला के बगैर चल रहा होगा, कोई मुल्क नहीं ऐसा होगा जो कि वज़ीर आज़म के बगैर चल रहा होगा, कोई इदारा ऐसा नहीं होगा जो वज़ीर के बगैर चल रहा होगा, लेकिन 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वाइस चांसलर्स के बगैर चल रही हैं। ये लम्हा फिक्री है। वही वाली बात हो गई कि तालीमी निज़ाम, तालीमी सिस्टम भी सियासत की नज़र होता दिखाई दे रहा है और जल्द से जल्द ये मसला हल होना चाहिए। वाइस चांसलर तैनात होने चाहिए। अवाम सफ़र करी है और इस पर हम फॉलोअप भी लेंगे, अपने प्रोग्राम में मज़ीद बात भी करेंगे कि सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है। खैर, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। तो प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सरगोदा का किन्नू यकीनन आपने सुना भी होगा, खाया भी होगा। जायका और खुशबू के लिहाज से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ये मशहूर है, लेकिन महकमा इनहार सरगोदा की लापरवाही और गफलत के बायस इस मरतबा ना सिर्फ किन्नू की पैदावार मुतासर होने का खदशा है, बल्कि पानी की अदम फराहमी की वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाही के दाने पर पहुंच गई। जी बिल्कुल, और जो चक 92 से लेकर 96 जनूबी के काश्तकारों के लिए न सिर्फ मुसीबत का बायस है, बल्कि काश्तकार गुर्बत की दलदल में फंस कर रह गए हैं। काश्तकारों का पानी चोरी होने से खाल भी खुश्क है। इसी हवाले से नुमाइंदा सुनो न्यूज़ सरगोधा अली रजा ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। यूँ तो सरगोदा का किन्नू पूरी दुनिया में अपने जायके और लज़्ज़त के हिसाब से जाना जाता है, मगर इस मरतबा सरगोदा का किन्नू मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 96 जनूबी में, जहाँ के जो काश्तकार हैं काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक काश्तकार हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। 25 एकड़ ही मेरा बाग था किन्नू का और मौसमी का। मौसमी असरात की वजह से, पानी ना होने की वजह से और दवाइयाँ अच्छी ना मिलने की वजह से मेरा बाग भी ख़त्म हो गया। और मेरे साथ जितने और बाग थे 93, 96, 95 जितने भी जाग थे सब के बाग ख़त्म हो गए हैं। और उसकी वजह मेन यही है, दवाइयाँ अच्छी नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, महकमा तावन नहीं कर रहा, पानी नहीं मिल रहा। जो काश्तकार हैं ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि महकमा इनहार खुदारा हम पर तरस खाए और नहरी पानी जो है हमें फ्राहम करे ताकि हम नुकसान से भी बच सकें और सरगोदा की जो शनाख्त है किन्नू वो अपनी शनाख्त ना खो सके। जी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खूबसूरत वादी की बात कर लेते हैं। सयाहों की नज़रों से ओझल गिलगित बल्तिस्तान की दिल फरेब वादी नरू खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, ताहम इस मकाम के हवाले से मालूमात ना होने के बाद सयाह इस मकाम तक पहुँच नहीं पाते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली अंजुम से। जी अंजुम, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं स्कर्दू के नवाही इलाके नरो वही संग मौजूद हूँ। नरो बहुत खूबसूरत इलाका है, शेर दरिया दरिया सिंध किनारे आबाद। इस इलाके की अगर आबादी की बात की जाए तो लगभग 400 घरानों पर मुश्तमिल ये इलाका है और 2000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल ये इलाका है और इलाका खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। दूसरी जानिब अगर हम स्कूलों और एजुकेशन की बात करें तो उस हवाले से भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। ताहम सयाहती हवाले से ये ख़ित्ता इंतहाई अहम पॉइंट है, लेकिन स्कर्दू आने वाले सयाह अमूमन इस इलाके तक पहुँच नहीं पाते। मालूमात की कमी के बाइस अगर इस इलाके के मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की जाएँ, तशरीह मुहिम चलाई जाए तो ये मुस्तक़बिल करीब में बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली अंजुम। और इतनी खूबसूरत वादी जो है, दिल करता है बंदा उड़ के वहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन उड़ के नहीं, आपको रास्तों से जाना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ है यहाँ पर और हुकूमत को भी चाहिए इस हवाले से काम करे। बहुत सी खूबसूरत जगह हैं लेकिन उनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। जी ऐसे ही है, तो एक्सप्लोर करना चाहिए और आपका भी दिल कर रहा होगा यकीनन जाने के लिए, लेकिन अभी हमें क्लोजिंग करनी है और हमारा जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।